संजीव, आपको भी यही लगता है? नाम पर जो ये बहस हो रही है ये बेमानी है, इसका कोई मतलब नहीं है, और जो मैंने आंकड़े दिखाए उन पर फोकस करना चाहिए। देखिए, नाम का थोड़ा बहुत महत्व तो है, लेकिन उतना ही महत्व है जितना कि जैसे प्रदीप जी की एक बात मुझे बहुत सही लगी, चाहे नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे नहीं थे, नाम ये है कि नहीं है, ये सब बुलबुलें हैं और ये इनकी शेल्फ लाइफ लिमिटेड है। असली मुद्दा वही रहेगा कि भाई कौन मोदी के पक्ष में वोट देना चाहता है, कौन मोदी के खिलाफ में वोट देना चाहता है, कौन कौन सी विचारधारा के साथ है, बीजेपी की विचारधारा के साथ है कि ये जो दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन बन रहा है उनकी विचारधारा के साथ है, और उसी के तहत सारी बिसात बिछ रही है। जो आपने आंकड़े दिए हैं वो खासे दिलचस्प थे। देखिए, जो भी कहें हम, चाहे 141 सांसद हैं ये दूसरे इंडिया गठबंधन के, लेकिन उसमें एक वेल स्प्रेड आउट है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन सभी पार्टी को अमूमन कुछ न कुछ है। दूसरी तरफ आपने जो एनडीए का जो एक थोड़ा सा आनन फानन में गठन हुआ है इस न्यू एनडीए का, क्योंकि विपक्षी गठबंधन बन रहा था तो खटाखट लोग जोड़े गए। अब 25 दलों के उसमें सांसद ही नहीं है, तो बीजेपी अकेले, जो प्राइम मिनिस्टर की लाइन थी अकेले सब पे भारी, तो बीजेपी अभी भी उसी के तर्ज पे, और वो चुनाव भी बेसिक मुद्दा यही रहना है, फॉर मोदी अगेंस्ट मोदी। अब बाकी सारी बातें इसका पैराफंडेलिया है, मतलब इसकी एड ऑन्स हैं, एक्सेसरीज हैं, सजावटें हैं, रोशनी है जैसे होती हैं, तो मुख्य मुद्दा यही रहने वाला है। और इसमें कोई शक नहीं है कि 2019 के मुकाबले आज की स्थिति में, अब चुनाव आते आते स्थिति क्या बनती है, पिछले चुनाव में पुलवामा एक बड़ा फैक्टर रहा था, तो अब कौन सा कोई ऐसी घटना होती है, कौन से इवेंट्स होते हैं, क्या परिस्थितियां बनती हैं, क्या नारा निकल के आता है, क्या उस समय टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल रहता है जनता वोटर के, वो सब हमें नहीं मालूम। लेकिन अगर आज की स्थिति में देश में चुनाव होता है तो चुनाव 2019 के मुकाबले कहीं ज्यादा खुला हुआ है। उतना एक तरफा लगता नहीं है जमीन पे कि उतना होगा। तो और उसके कारण भी स्पष्ट है, ये सारे जो मुद्दे हैं थोड़ा बहुत रेजोनेट करते हैं जनता में। महंगाई, बेरोजगारी, सेक्युलरिज्म का थोड़ा बहुत मुद्दा, जो भी कहें कि वही बहुत ही एक तरफा राजनीति चल रही है। उसके साथ साथ ये भी बात है कि विधानसभा चुनावों के नतीजों को मैं नहीं देखता लोकसभा में परिलक्षित होते हुए। कर्नाटक में हम घूमे, बड़ी संख्या में लोग कह रहे थे यहाँ पे हम कांग्रेस को वोट दे रहे हैं या बीजेपी के खिलाफ वोट डाल रहे हैं, लोकसभा में मोदी को वोट डालेंगे। तो लेकिन ये चुनाव ओपन है, ये 2019 की तरह से सीधे आप 45 से 51 में पहुंच गए, तो आज से लेके अगले अप्रैल तक क्या घटनाएं होती हैं उससे पहुंच गए तो बात अलग है। लेकिन आज की स्थिति में तो कम से कम मोटी बुद्धि से मुझे नहीं समझ में आता कि कैसे आप 45 से 50% प्लस या 50% की बात कर रहे हैं। तो इस समय इलेक्शन काफी खुला हुआ है, क्योंकि बहुत सारी बातों के मानक हमें जवाब मालूम नहीं है। मैं भी कयास लगा सकता हूं, प्रदीप जी भी लगा सकते हैं, संजय भी लगा सकते हैं, बाकी चुनावी पार्टियों के लोग लगा सकते हैं। हमें मालूम नहीं महाराष्ट्र में जनता का मूड क्या है, वो पवार वाली एनसीपी के साथ है कि अजीत पवार वाली के साथ। जनता किसके साथ है, उद्धव की सेना के साथ है कि शिंदे की सेना के साथ है? क्या गद्दारों को या जो पार्टी छोड़ के गए उनके खिलाफ जनता वोट डालेगी, या जनता भी उतनी व्यवहारिक, प्रैग्मेटिक और प्रैक्टिकल होकर वोट डालेगी? वो भविष्य के नेता के लिए वोट डाल रही है कि पीछे की नॉस्टैल्जिया के लिए वोट डाल? तो ये चीजों का उत्तर तो देखो उसी दिन मालूम पड़ेगा जिस दिन मतपेटियां खुलेंगी, या उसके आसपास जब लोग घूमेंगे चुनाव से 1-2 महीने पहले। तो ये, लेकिन इंडिया नाम का एक महत्व जरूर है कि इंडिया को देशद्रोही कहना ये इतना आसान नहीं होगा, टुकड़े टुकड़े गैंग कहना आसान नहीं होगा, क्योंकि आप एक सेल्फ गोल करते हो जब इंडिया पे ज्यादा प्रहार करते हो। तो मेरे ख्याल से ब्रॉड आइडिया शायद विपक्षी गठबंधन का यही था कि कम से कम हम इस तरह के प्रहारों से बचें कि जी एक ही देशभक्त लॉबी है देश में, बाकी देशद्रोहियों की लॉबी है।